मतलब ज्यादा अच्छी बातें करते हो। ठीक, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए। एक तो कल इतना फोन आया कि कल का रिकॉर्डिंग हो गया पूरा। मेरे कहीं आ रहा था, मेरे कहीं आ रहा था किसी का। चलो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे सारा सीरीज का बता दिया था, कहाँ से कौन होता है लाइनमैन। पहला क्या होता है बताओ? लाइनमैन, बारमैन, पास्टन, ब्रैकेट, बॉडी, ये भी देख के तो ये पांच को याद रखना है जो स्टार्टिंग से होता है। देखो अब पहला होता है, इसमें पढ़ना होता है हाइड्रोजन। ये सारा मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल तुम लोग खुद से कर पाओ, ठीक है? नहीं तो इसमें बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है थ्योरेटिकल, बस न्यूमेरिकल जब आता है तो उसको उसी वर्ड से पकड़ना है कि क्या पूछा जा रहा है उसमें, ठीक है? जैसे देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज बताओ हाइड्रोजन के लिए Z कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो E का जो फॉर्मूला है -13.6 n Z² अपॉन n² में Z की जगह 1 पुट कर देंगे और n² हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मान लो कोई हाइड्रोजन में N भी 1 ही होता है और Z भी 1 ही होता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण से जो Z होगा वहां पे वो ऑलवेज 1 है। ये चीज को ध्यान रखना है कि जो Z होगा वो ऑलवेज 1 नहीं आता है। तो यहाँ से E का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n² हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये चीज को ध्यान रखना है। अब देखो स्पेक्ट्रल सीरीज में पहला क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कभी पूछता है तो हम सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। एक ही क्वेश्चन पूछा है इससे, फॉर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन n into n minus 1/2। ये तुम लोगों को पता होगा मैथ्स में कैसे बोलते हैं, n into n minus 1/2 जो NCR करके होता है ना जो फॉर्मूला, उसी से रिलेट किया गया है इसको, n into n minus 1/2, ठीक है? यहाँ पे n का वैल्यू पुट करेंगे, उससे पता चल जाएगा कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वहां पे। तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए। दूसरा इसमें पूछता है एक वेव नंबर। तो देखो वेव नंबर का मतलब क्या होता है, ये एक बार पहले भी मैं बताया हूं। वेव नंबर कहां पे आता था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता था। इसका मतलब समझ लो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो, वो हायर ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट कहने का मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, लोअर ऑर्बिट या फिर लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। लोअर EL लिख रहा हूं, इसको पूरा लिख रहे हैं, लोअर एनर्जी लेवल। तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी। और यहां पे ये बताया गया था कि ये जो एनर्जी रेडिएट होता है वो वैसा ही एनर्जी रेडिएट होता है जैसा किसी फोटोन के कारण से एनर्जी होता है। मतलब ये जो एनर्जी रेडिएट होता है उसको हम लोग HF लिख सकते हैं या hc/λ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएंगे तो एनर्जी रेडिएट होगा, और ये जो एनर्जी रेडिएट होता है दिस एनर्जी इज सिमिलर टू एनर्जी ड्यू टू फोटॉन्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको लिखने का कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। बस देखो व्हेनेवर देयर इज एनर्जी डिफरेंस En2 से, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन En1 आ रहा है, मतलब ऑर्बिट नंबर N2 से N1 पे अगर मान लो कोई आ रहा है तो क्या करेंगे हम? N2 में से N1 का एनर्जी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो सब्ट्रैक्ट है ये किसके इक्वल होगा? HF के इक्वल होगा। ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन, hc/λ या HF होता था, वैसा ही क्या होगा यहाँ पे हमारा एनर्जी आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है बस कि जो हम एनर्जी लिखते हैं वो या तो HF के फॉर्म में लिख सकते हैं। F क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी, H क्या होता है?
गुड आफ्टरनून। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और f होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक तो ये टर्म हम ध्यान रखेंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा, एनर्जी डिफरेंस जो निकल रहा है अगर बोला जाए उसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो एनर्जी डिफरेंस को hf के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं। अब बताओ कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में h का वैल्यू कितना होता है, 4.15 into 10 का पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, ठीक है। वहां से f का वैल्यू निकल सकता है। और देखो यहाँ पे hf को हम लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। hc/λ ये किसके टर्म में आएगा, वेवलेंथ। लेकिन वहां पे क्वेश्चन में वेवलेंथ नहीं पूछ के कुछ और पूछता है, ठीक है, उसको समझ लो क्या है। ये En2 माइनस En1 मेरे हिसाब से सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। N2 मतलब n का वैल्यू जो भी होगा हायर वाला वो होगा -13.6 अपॉन में n, और N1 के समय में भी n कुछ न कुछ होगा, तो फिर से -13.6 अपॉन n स्क्वायर कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, h भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, और ये जो 1 अपॉन लैम्डा है ये इधर चला आता है, देखो -13.6 वाला टर्म ऐसे ही जाता है और नीचे आ जाता है hc, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। ये वाला समझ में आ रहा है, देखो इसको मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, ये वाला समझ लो पहले। hc/λ ही लिखे रहने दे रहा हूँ इधर, n2 मतलब -13.6 अपॉन n2 का स्क्वायर होगा, n2 मतलब हायर ऑर्बिट, ठीक है, माइनस -13.6 अपॉन n1 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। En2 माइनस En1 में कैसे लिखेंगे, -13.6 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस ले रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, ये बीच में जो है, और ये एनर्जी के लिए माइनस है, ठीक है। तो देखो n1 प्लस में आ जाएगा और n2 नेगेटिव आ जाएगा, या फिर अगर हम -13.6 कॉमन लेंगे तो n2 स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और n1 नेगेटिव रहेगा। अगर -13.6 कॉमन लेते हैं तो अगर हम 13.6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, देखो ये तो माइनस में रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखो अगर जो ये लाइन लिख चुके थे वो नीचे लिख लें सेम, n1 स्क्वायर और यहाँ पे n2 स्क्वायर, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका है और ये वाला माइनस, तो ये सारा कांस्टेंट हो जाता है। -13 जो 13.6 है वो भी, h भी और c भी। एग्जैक्टली क्या होता है वो भी समझ लो। यहाँ पे देखो ये 13.6 कल के क्लास में बताया था कितना लंबा वैल्यू होता है, 2 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, ये सारा पूरा, तो वो हम याद नहीं किए थे, 13.6 याद किए थे। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 4.15 into 10 का पावर -15 और c का वैल्यू होता है 3 into 10 का पावर 8, ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है। और इधर जो 1/λ है ये क्या होता है याद रखना, नीचे दिख रहा है बताओ, ये लाइन दिख रहा है, इसको लिख लो पहले तो 1/λ इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन hc 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो 1/λ जो लिखा जाता है इधर दिख रहा है, ठीक है। देखो 1/λ को ये बोलते हैं वेव नंबर, v बार से लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू आता है इसको r लिख दिया जाता है और यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। here v bar is wave number, r का वैल्यू होता है 1.097 into 10 raised to the power 7, इसका नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, साइंटिस्ट का नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो कभी वेव नंबर पूछे तो ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। v बार क्या है बताओ, वेव नंबर। वेव नंबर को डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। देखो 1/λ इसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैं भी बताया था, ऐसे तो ये क्लास 11 का टॉपिक है वेव नंबर, तो अभी से याद रखना इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो v बार वेव नंबर जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये याद रखना है। ये समझ में आ गया वेव नंबर। r का वैल्यू ऑलवेज फिक्स है 1.097 into 10 raised to the power 7। कैसे कैलकुलेट किया गया होगा, 13.6
H का वैल्यू रखो, C का वैल्यू रखो, तब आएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली 13.6 क्या था, तो वो लास्ट क्लास में बताया था 2 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर, ऐसा कुछ है। H की वैल्यू का लिखते हैं इसमें, H का वैल्यू कितना होता है 4.15 into 10 का पावर -15 EVS, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में याद रखना है वेव नंबर पूछा जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड बात किया गया। और देखो ये वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है? वेव नंबर का यूनिट क्या होगा? वेव नंबर है क्या? देखो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट मीटर इनवर्स होता है, नैनोमीटर। हाँ, मतलब ऐसा यूनिट मीटर, तो वेव नंबर का क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि वेव नंबर का यूनिट जो होगा वो मीटर इनवर्स होगा। नैनोमीटर जो होता है बेसिकली स्मॉलर फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा यूनिट मीटर इनवर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद 2-3 फॉर्मूला है, ठीक है, वो लिखना है, नोट कर लो इसको अच्छे से। और हिडबर्ग इनवर्स का भी यूनिट सेम होता है, मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, क्योंकि n1 n2 तो वैल्यू होता है, तो यहां से सारा टर्म का एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो आता है वो मीटर इनवर्स। ये इसलिए बता दे रहा हूं, कभी ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुम देखो उसमें यूनिट का भी हेरफेर हो सकता है, वहां पे ध्यान रखना है कि मीटर इनवर्स होता है। हाँ, लिखो एक्साइटेशन, ऐसे कर लो, सम डेफिनेशन, टॉपिक का नाम लिख लो, सम डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन लिखना है इसमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना, ऐसा हो सकता है कि सेम डेफिनेशन तुम्हें केमिस्ट्री में पूछा जा सके। ठीक है, कहीं पे अगर इसका रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पे भी सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सम डेफिनेशन करके टॉपिक लिख लो। इसमें पहला लिखना है एक्साइटेशन एनर्जी। पहला है इसमें एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी। इसीलिए कल बताया था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें होता क्या है बेसिकली, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहीं और हम दे दें, ठीक है, वो बताया जाएगा। लेकिन एक चीज फिक्स होता है, ग्राउंड स्टेट से किसी और स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिट कितना होता है बताओ? n = 1, मतलब n = 1 से हम कहीं भी भेज सकते हैं, चाहे वो n = 2 हो, n = 3 कहीं भी। ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिससे हम किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से गिवन स्टेट में भेजा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब n = 1 के लिए एनर्जी कितना होता है? -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर होगा। z हम 1 मान के चलते हैं, जब मैक्सिमम हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। ये चारों डेफिनेशन स्टार्टिंग में हाइड्रोजन के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड है, और मोनो इलेक्ट्रॉनिक में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस और Li2+। इस थ्योरी का लिमिटेशन यही है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक के बाद ये वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला बोर्स एटॉमिक। ठीक है, ठीक है, लिखो इसमें पहला एक्साइटेशन एनर्जी में लिखो, इट इज energy required, it is energy required by electron
to jump from ground state to any excited state ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहां से जंप करेगा? ऑलवेज ग्राउंड स्टेट से। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे जैसे हम एक्साइटेशन एनर्जी का एक बता दे रहा हूं। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है बताओ? एन कितना होता है? वन तो फिक्स है, वन वाला तो फिक्स है ना। ग्राउंड स्टेट से तो हमें जंप कराना ही है। कहां पे होगा? फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? अब देखो हाइड्रोजन एटम में z कितना होगा? 1, और n का वैल्यू 1 से लेके कहां पे जाएगा? 2 पे जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हायर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल, E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू कितना होगा? अब कल के क्लास में बताया था -13.6 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो E2 कितना होगा? -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का माइनस है ये देखो। इसके बाद क्या होगा? -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर कितना आएगा बताओ? -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना? -3.4 और प्लस 13.6 कितना आ जाएगा? ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कॉपी में ठीक है, ये देखो n का वैल्यू 2 पुट करने पे क्या आया था? 3.4। ठीक है, वहां से आ गया। ठीक, तो ये तो हो गया। तुम लोग ये बताओ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? n इज इक्वल्स टू 3 से कहां पे आएगा? 1 तो फिक्स है। देखो जब फ्रॉम ग्राउंड स्टेट n कितना हो गया? 1। ग्राउंड स्टेट से कहीं और चले जाए, हमें रिक्वायर्ड है ये एनर्जी हम लोग देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। अब कहां पे बाहर निकलवाना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n कितना हो गया? 3 माइनस कितना होगा? 1। तो E3 मतलब -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये देखो 13.6 को 9 से जब हम डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाता है? 1.51। नेगेटिव में आएगा, प्लस 13.6 करेंगे तो आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये? अब देखो इसी में नेक्स्ट है हमारा एक्साइटेशन एनर्जी था, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी काइनेटिक एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। और उसके बाद एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था? ऐसा पोटेंशियल जिससे वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना रुक जाता था। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसी तरीके का यहाँ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टॉपिंग नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हम लोग का एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, और वो कैसा? एक्साइटेशन वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल लिख लो। नेक्स्ट डेफिनेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। देखो क्या चेंजिंग होगा। एक्साइटेशन एनर्जी में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता था, पोटेंशियल में पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट। पोटेंशियल मतलब बैटरी से समझ सकते हो। ठीक है, हमें कितना वोल्ट का बैटरी लगाना होगा जिससे ये काम कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इट इज एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। तुम लोग पूरा लिखना, पूरा डेफिनेशन लिखना है। इट इज एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल required by electron to jump from ground state to any excited state.
इसको सेम लिखना है सभी लोग को। एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अभी देखो नोट कर लो पहले तो यहां तक, इसके बाद जो बता रहा हूं वो समझो। यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल का बात कर रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखना, जो हमने एनर्जी का बात किया था उसका यूनिट क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब हम पोटेंशियल का बात करेंगे तो उस यूनिट में से ई को रिमूव कर देना। अच्छा यहाँ पे ई का मतलब कितना है, 1.6 into 10 का पावर -19, इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो अगर हम ई के टर्म में लिखे थे तो हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल के समय फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब V2 - V1 है, तो यहां से E हटा दो, E हटा दो, E हटा दो, वोल्ट में आ गया आंसर। तो 10.2 वोल्ट इज व्हाट, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। कैसा वाला, एक्साइटेशन पोटेंशियल वाला। अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉन लगा होता तो तुम क्या बोलते, एक्साइटेशन एनर्जी। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन वर्ड को रिमूव करना है, ये ध्यान रखना है। सारे जगह एनर्जी हटाएंगे, पोटेंशियल लिख लो। ये तुम लोग के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस नीट के लिए, ठीक है। अब तुम लोग में ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कई बार ऐसा है कि ये या तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में या फिर फिजिक्स में एटम के चैप्टर में कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तुम्हें बस ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब n कितना है, ऑर्बिट नंबर कितना है, बस वो पता चल जाए। अब जैसे एक्साइटेशन वर्ड आएगा, चाहे एनर्जी हो या पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी गिवन स्टेट पे जा रहा होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जिनको ये वैल्यू याद नहीं होगा उनको दिक्कत है, तो वहां पे कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए 5 वैल्यू याद करना है। अभी से हम याद करेंगे तभी हमें उस वक्त भी याद है, नहीं तो वो ये वैसा ही है जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में वो नहीं याद कर पाते, वो वैलेंसी, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा वैलेंसी, तो ये वाला लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है वहां से उसको उठा के n = इनफाइनाइट पे पहुंचा देना। मतलब क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से रिमूव कर देना है। रिमूव करने का मतलब वो कौन से ऑर्बिट पे चला जाएगा, इनफाइनाइट। तो n = इनफाइनाइट होगा बाद में, पहले किसी न किसी ऑर्बिट पे वो रहेगा और बाद में वो कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इतना एनर्जी प्रोवाइड करना जिससे इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट पे है वहां से n = इनफाइनाइट पे चला जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने का मतलब n कितना होना, इनफाइनाइट होना। तो इसको लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव electron completely out of the atom, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। आयोनाइजेशन एग्जाम्पल में देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो Z1 हो जाएगा और N के बारे में हमें गिवन होगा। अब यहां पे कहां से कहां है देखो,
जैसे अगर कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, तो उसमें इनिशियल ग्राउंड स्टेट होगा और फाइनल कहां पे होगा, इंफिनिटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में याद रखना है कि फाइनली तो एन इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इंफिनिटी। अगर कुछ नहीं दिया गया तो इनिशियल कहां पे कंसीडर करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 पे, और नहीं तो जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, मतलब हाइड्रोजन बाद में कहां पे होगा, इंफिनिटी पे होगा, और इनिशियली कहां पे होगा, ग्राउंड स्टेट पे। 1 को ग्राउंड स्टेट लिखते हैं और इसको आउट ऑफ द एटम, कंप्लीटली एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, E इंफिनिटी माइनस E1 होगा, माइनस 13.6 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 बाई 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ, 0, और ये माइनस माइनस प्लस 13.6, EV होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया, इंफिनिटी से इंफिनिटी पे भेजना, मतलब कहां से, ग्राउंड स्टेट या गिवन स्टेट से। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसी के अकॉर्डिंग तुम लोग बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब हम कितना पोटेंशियल दे रहे होंगे जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने गिवन ऑर्बिट से इंफिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब हम E को रिमूव कर रहे होंगे, V बच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, लिखेंगे इसमें पोटेंशियल रिक्वायर्ड, बाकी सारा चीज पोटेंशियल रिक्वायर्ड। और ये कैसा पोटेंशियल होता है, तो चाहो तो लिख सकते हो एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड, बाकी सारा चीज सेम। बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईपी। ठीक है, आईपी क्या होगा, V इंफिनिटी माइनस V1 माइनस 13.6 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। पर जो आंसर आएगा वो किस में होगा, वोल्ट में होगा। ठीक है, तो ये प्लस 13.6 वोल्ट, इसी चीज का तो ध्यान रखना है बस, वोल्ट और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इस चीज का बस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 9, और यहाँ पे पोटेंशियल का बात करेंगे तो वोल्ट। लिखो क्वेश्चन लिखो, ये टॉपिक जितना पढ़ना था एटम में वो सारा कंप्लीट हो गया, बस लास्ट वाला जो टॉपिक है एनर्जी से रिलेटेड, इस पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखो इस पे। अगर जिसको थ्योरी समझ में आया होगा वो सारा क्वेश्चन खुद से कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा अब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी परेशानी नहीं है, सारा डेटा बुक में लिखा, मतलब कॉपी में लिखा। देखो पहला इसमें क्वेश्चन, calculate energy required to excite an electron दिख रहा है ना बोर्ड, लाइन नहीं दिख रहा है ना, अभी देखो, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड
to excite an electron from ground to second excited state. Energy required to excite an electron from ground to second excited state. करो solve. हो गया? आगे आंसर कितना है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन तो अभी कराया था सर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस। अब ये हो गया पहला पार्ट इसका। देखो सेकंड क्वेश्चन कैसा फॉर्मेट का आता है, ये जितने भी हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते तो देखो ग्राउंड स्टेट मतलब n=1 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=3, तो -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देख रहे हो ये एनर्जी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये हमें अप्लाई करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड ये एनर्जी, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अच्छा ये जो एनर्जी का हम बात करते हैं -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी है। याद करो जब हम सॉल्व करने स्टार्ट किए थे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके ही सॉल्व होते आया था, ठीक है। और बाकी तुम्हें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी उसका हाफ होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है पूरा लिखवा दे रहा हूं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ H एटम लिख रहा हूं, इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट में फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन second excited state, in second excited state। सेकेंड पार्ट है इसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। if electrons jumps to ground state, if electron jumps to ground state from third excited state, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जंप करता है तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आ रहा है तो जो एनर्जी रिलीज होगा उससे हम तीन चीज निकाल सकते हैं। एक तो एनर्जी डिफरेंस, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेवलेंथ, चौथा वेव नंबर। चार चीज हो गया, ठीक है। तो चार चीज में ध्यान रखना है। जो चौथा था वेव नंबर, उसके लिए हम एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम ये एक्सप्रेशन नहीं यूज कर सकते हो, बस वहां पे तुम्हें सारा वैल्यूज को कैलकुलेट डिवाइड वगैरह करना होगा, जिसके जगह मैं एक कांस्टेंट याद करवाया हूँ रेडबर्ग का, 1.097 इंटू 10 का पावर 7, ठीक है। वो बाकी जगह -13.6 से काम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो, इफ इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, कैलकुलेट
कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। बताया था ना कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आते हैं तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो सिमिलर टू फोटोन। ठीक है, सॉल्व करो तीनों। बताओ कोई थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन का वैल्यू कितना है? 4। ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू 3। सॉल्व करो हर एक पार्ट को। कॉपी का हेल्प ले सकते हो इस रिलेशन के लिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, दिख रहा है बोर्ड पे? वहां पर लिख रहा, तो ये देख लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसा होता है? पॉजिटिव। टोटल एनर्जी ऑलवेज कैसा आएगा? नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी भी कैसा आएगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स। देखो क्या लिखवाया था कल? दूसरे तरफ आएगा 2 ऊपर के नीचे तो दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। अगर ये 2 यहाँ एनर्जी के नीचे आएगा। हाँ, ये ठीक है, सॉल्व करो सभी कोई। इतना जल्दी? अभी से 1 मिनट नहीं, अभी उधर रिकॉर्डिंग अब मारेंगे। अरे बात सुनो, कल से ना कुछ खाने के लिए लेके आना। फिर खाने के लिए तुम बोले मेरे पास खाने का मैं नहीं है, इधर से उधर बात करो। नहीं तो हमें 5 मिनट का टाइम देना, हम लेके आ जाएंगे। क्योंकि डोमिनोज और को लगवा लो बस, महीने का है उससे खाते ना। अरे बात तो रात में डिस्कस किया है। सॉल्व करो, जल्दी करो सॉल्व। तुम लोग का कोविड टेस्ट करा देगा? सर बहुत टाइम हो गया ना, थोड़ा 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है। क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम लोग का तो माइनस में है। चल कोई सॉल्व कर, ठीक है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कीजिए। जितना देर में सॉल्व हो गया तो जो पढ़ेगा उसको अप्लाई कर दोगे। क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? ठीक है, 3 स्क्वायर 9.5 पॉजिटिव या नेगेटिव? ठीक, -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर होगा। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा क्योंकि हाँ ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है और यहाँ से भी देख सकते हैं। तभी थोड़ा सा इधर उधर, ठीक है। -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 1.51 आ रहा है, 1.51 eV। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्ड एक्साइटेड स्टेट। पहले हर एक पार्ट के लिए हमारे पास सबसे फिजिकल क्या है? हम वहां पे टोटल एनर्जी निकाल ले, मतलब ई निकाल। ई कितना है यहाँ पे? टोटल एनर्जी मैंने वो नहीं निकाला, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी माइनस है। कितना है? सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट में एन का वैल्यू कितना लेंगे? 1.70 eV माइनस। देखो कैसे होगा, सेकंड पार्ट को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या हो गया? सेकंड पार्ट इससे इजी क्वेश्चन मैं ABCD लिखवाना शुरू करवाऊँ। अब इससे इजी क्या हो सकता है? अभी तुम लोग समझे हो, इससे इजी यही है भाई, ABCD लिख सकते हो। वो भी अगर 100 बार लिखने के लिए दे दिया जाए तो भाग जाओगे। 2600 वर्ड हो जाएगा, लेटर हो जाएगा।
भाई हाँ 26 into 2 कर देंगे पोटेंशियल। देखो सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम पहले एनर्जी निकाल लेते हैं -13.6 अपॉन थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 हो गया, 4 का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -0.85। अब ये कहां से आ रहा है? तो ये सारा याद है तुम्हें, 4 5 तक याद कर रहा है। ये तो आ गया, क्या है? एनर्जी आया। कौन सा? टोटल एनर्जी आया, टीई जो हम लिखते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगा, 2 into -0.85। इससे कितना आ जाएगा? अच्छा ये करना था क्या? 1.7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इतना आसान। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। देखो जितना तुम इलेक्ट्रोस्टैट्स पे मेहनत करोगे ना, 8-12 नंबर का आता है दोनों चैप्टर मिला के, और उससे कम मेहनत में पूरा मॉडल फिजिक्स आ जाएगा। ये ध्यान रखना, मॉडल फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक और है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसका जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेटिव पार्ट था उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो वो और इजी हो चुका था। ठीक है, इसमें भी एक टॉपिक एटम से कुछ नहीं हटाया गया है। इससे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें से डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था, वो हटाया गया। तो वो थ्योरेटिकल था, वो कभी पूछता भी नहीं, तो वो हटाया गया, तो उसको मैं बताया भी नहीं। पहले जब नहीं हटाया गया था तब भी मैं बोलता था कि बुक से खुद से पढ़ना, उसको एक थ्योरी है बस वो पढ़ना रहता था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और ये हाफ ऑफ मार्क्स का ने 1 वही हाफ ऑफ का, तब जाके फ्री मिलता है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। E hc by lambda is equals to नहीं, ये वेव नंबर के लिए है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? वेव लेंथ। इसको सॉल्व करो। कितने लोग के पास ऐसा लग रहा है? एक खरीदा है, तुम नहीं, किसी के पास नहीं? नहीं, मैं पीडीएफ भेज दूं, है ना? ठीक है, तो मैं बता रहा। फिर जो चैप्टर चल रहा है इसका लास्ट के जितने क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट के लिए बता रहा हूँ क्या है थर्ड पार्ट के लिए एकदम इजी स्टेप फॉलो करना है। इलेक्ट्रॉन जंप्स कर रहा है ग्राउंड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 4, तो E4 से E1 आएगा, कितना हो गया? -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर। -13.6 अपॉन 4 स्क्वायर कितना होगा? -0.85 प्लस 13.6। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है। 12.75 हो जाएगा ईवी, 12.75 ईवी। ठीक है, अब देखो ये जो एनर्जी है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे तो hc बाय लैम्डा के इक्विवेलेंट होगा, फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखेंगे तो hf के इक्विवेलेंट होगा। मतलब इस एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे किससे? hc अपॉन लैम्डा। तो इधर हम लोग राइट में लिखते जाते हैं hc बाय लैम्डा, तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा? hc अपॉन में 12.75 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आ रहा है? देखो hc अपॉन लैम्डा दिस के इक्वल है, तो hc अपॉन दिस जो आएगा लैम्डा उधर चला जाएगा। तो h का वैल्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 4.15 into 10 का पावर -15, c का वैल्यू 3 into 10 का पावर 8, और नीचे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो सारा चीज आ गया। इससे वेवलेंथ आ जाएगा। ठीक है, और वेवलेंथ कितना आएगा देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं। इससे देखो क्या आएगा, 4.15 into 10 का पावर -15 होता है, c का वैल्यू होता है 3 into 10 का पावर 8। 1 नहीं आएगा, देखो हाँ 10 का पावर कितना आ गया? -7,
मीटर लेमडा, तो वही है आसपास में। अब देखो कितना आंसर का डिफरेंस हो सकता है। 10 का पावर -7 मीटर है, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे इसी को तो कितना लिखना होगा, कोई बताना? 10 का पावर -7 मीटर को अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहेंगे तो कितना एंगस्ट्रॉम लिखेंगे? 10 का -10 सेंटीमीटर 1000 एंगस्ट्रॉम। ओके, कैसे समझ लो? 10 का पावर -7, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? -10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम मीटर को जैसे उल्टा बोल रहे हो, 1 मीटर में फिर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है? तो 1 मीटर में जैसे देखो यहाँ पे, अगर मीटर को सेंटीमीटर में जाएंगे तो 10 का पावर बढ़ेगा ना, 100 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटा है, तो उसका मतलब होता है 10 का पावर 10 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से देखो 10 -7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, तो 10 का पावर 3 एंगस्ट्रॉम मतलब 1000 एंगस्ट्रॉम। आंसर तुम्हारा 970 है वहां पे। लेकिन वो कब आएगा? जब हम इसको चेंज किए हैं तब। दोनों सही है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो 1000 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, 970 एंगस्ट्रॉम के आसपास में, ठीक है? तो ये बेसिक है, जितने भी थ्योरी आते हैं इसी क्वेश्चंस पे आते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करना है, कल उसको डिस्कस करा देंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, एटम कंप्लीट। अब बचा है न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट वीक में तुम लोग का चैप्टर 1 से पेपर एक तो चैप्टर स्टार्टिंग कराएगा और एक एटम का रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये अच्छे से पढ़ लियो। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर आएगा तो एक करंट रनिंग टॉपिक है। जो टेस्ट होगा वो ऑफलाइन, ठीक है? ऑफलाइन, हाँ। जो बाकी जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए पेपर अवेलेबल रहेगा, मार्क्स नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? जो ऑफलाइन आके पेपर देंगे उनका कॉपी चेक हो पाएगा, ठीक है? आयुष तुम्हारे लिए ऑनलाइन ही रहेगा, बाकी सबके लिए ऑफलाइन। हाँ, बाकी सब ठीक है।